हेलो एवरीवन। आगे हम दिनचर्या में जो आज पढ़ने वाले हैं वो है अंजन। ठीक है, हमने जीवन लेखन तक लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद जो आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अंजन। ठीक है, अंजन मतलब क्या होता है? काजल लगाना, एक तरीके से सभी जानते होंगे आप। ठीक है, चक्षु सभी इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय होता है। ठीक है, और चक्षु में अंगुली या सलाका द्वारा औषध लगाने की क्रिया को अंजन कहते हैं। ठीक है, अंजन क्या होता है? समय इसका क्या होता है? तो जो होता है सौवीरंजन का जो टाइम होता है वो प्रतिदिन लगाया जा सकता है। मतलब जो जैसा वो एक पेस्ट जैसे फॉर्म में रहता है, मतलब उसको हम डेली लगा सकते हैं। लेकिन जो रसांजन होता है थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, जो उसको हम 5वें या 7वें दिन ही लगाते हैं सिर्फ। मतलब वीक में एक या मुश्किल से 2 बार लगा सकते हैं, बस एक बार ही ज़्यादा सुइटेबल रहता है। क्योंकि उसमें जो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है या जो रहता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है। मतलब उसको अगर हम यूज़ करते हैं अपनी आँखों में तो उसमें अश्रु आते हैं। ठीक है, आंसू आते हैं। इसीलिए रसांजन को 7वें दिन या 5वें दिन लगाया जाता है। उससे क्या होता है, हमारी जो आंखें होती हैं वो प्योरीफाई टाइप होती हैं, प्योर हो जाती हैं। क्योंकि उसमें जो भी मल वगैरह होता है, जो भी गंदगी होती है वो सब क्लीन हो जाती है, निकल जाती है अश्रु रूप में। ठीक है, इसलिए सौवीरंजन और रसांजन दो टाइप के जो अंजन हैं उनको हम उनका टाइम यही होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सुश्रुत जी ने स्रोतांजन को नित्य प्रयोग के लिए श्रेष्ठ बताया। एक स्रोतांजन नाम से बताया है सुश्रुत जी ने, उन्होंने श्रेष्ठ बताया है उसको। ठीक है, अंजन सलाखे की लंबाई जो होती है वो 8 अंगुल होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके लाभ क्या होते हैं अंजन से? तो अंजन से लाभ जो होता है, अंजन से नेत्र सुंदर तथा सूक्ष्म पदार्थों को देखने योग्य हो जाते हैं। नेत्र के शुक्ल मंडल जो स्क्लेरा होता है या कृष्ण मंडल कॉर्निया होता है और दृष्ट मंडल प्यूपिल होती हैं का वर्ण जो होता है, रंग मतलब जो होता है स्पष्ट हो जाता है, क्लीन टाइप का और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेत्र निर्मल मतलब स्वच्छ हो जाते हैं। पलकें चिकनी तथा जो होती हैं घनी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से के लाभ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका निषेध किसको बोला है? तो जो श्रम है, क्रोध, भय, ज्वर, वेदना या स्त्राव, शूल, इन ये सारी चीज़ें हैं उनमें निषेध बताया है इसको। ठीक है, इनमें नहीं यूज़ करना चाहिए। देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य क्या होता है? नस्य आप जानती हैं, जो भी हम नेजल पैसेज के थ्रू हम लेते हैं, ऑयल वगैरह जो डाला जाता है, तो उसको हम जो होते हैं उसमें एक टाइप होता है प्रतिमर्श नस्य का, जिसका हम डेली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें औषधि अथवा औषध द्रव्य औषध सिद्ध स्नेहों को नसा मार्ग से दिया जाता है। ठीक है, नस्य कहलाता है। एक नासा ही शेषो द्वारम सुना होगा आपने, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का श्लोक है जिसमें नासा को ही सिर का द्वार कहा गया है। इस द्वार में नस से औसत प्रविष्ट होकर संपूर्ण सिर में व्याप्त हो जाते हैं, मतलब सिर तक पहुंचते हैं, वहां पर स्प्रेड हो जाते हैं, उन विकारों को नष्ट कर और उन विकारों को जो होता है नष्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रतिमर्श नस्य डेली यूज़ करने को भी कह सकते हैं हम, कि ये वाला नस्य हम डेली यूज़ कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स जो होता है दोनों नेसल पैसेज में नस्य डाल सकते हैं हम। ठीक है, ले सकते हैं। फिर आते हैं हम, इसके प्रकार होते हैं। प्रकार को मतलब अलग अलग आचार्यों ने अलग बताया। आपको अगर चरक जी वाला याद हो जाता है 5 प्रकार, तो वो आप स्पेशली कर ही लेना। इसमें मैंने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। कि जैसे कि इसमें ट्रिक में ना अब ध्यान है धूम के प्रति, ऐसा करके आप जो ट्रिक है आप वो देख सकते हो। ना से आपका हो जाएगा नावन, ठीक है, फिर अपपीड़न हो जाएगा, फिर ध्यान से मतलब अब से अपपीड़न हो जाता है, और ध्यान से ध्यापन, और धूम से धूम हो जाएगा, और प्रतिमर्श से प्रतिमर्शनस्य हो जाएगा। ठीक है, प्रति मतलब प्रतिमर्शनस्य। तो चरक जी वाला जो रहेगा जैसे नावन, अपपीड़न, ध्यापन, धूम और प्रतिमर्शनस्य, ये प्रतिमर्श से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत जी ने शिरोविरेचन और स्नेहन बताया है, भाग्यवत जी ने विरेचन, ब्रहण और समन बताया है, और सारंगधर जी ने रेचन और स्नेहन बताया। इस प्रकार से इसके नस्य के प्रकार होते हैं। ठीक है,
जो नित्य प्रयोग किया जाने वाला नस्य होता है उसको प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। नस्य कभी ये नस्य जो होता है कभी भी दोष उत्पन्न नहीं करता है, ये रोगों को ना बढ़ाकर शरीर को दृढ़ स्ट्रॉन्ग करता है। और प्रतिमर्श के जो नस्य है उसके लिए जो स्नेह की अल्प मात्रा ली जाती है, ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसकी जो मात्रा है 2 बिंदु ली जाती है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब स्नेह में जब अंगुली डुबोते हैं तो स्नेह में जो बिंदु मतलब नासिका में गिराए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मतलब ये स्नेह की मात्रा होती है। स्नेह में अंगुली डुबोकर स्नेह बिंदु नासिका में गिराए जाते हैं। ये सभी ऋतुओं में दे होता है, मतलब सभी ऋतुओं में दे सकते हैं आप, ठीक है। और इसके लिए तेल का जो यूज़ कर सकते हैं आप, और भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आप चाहो तो अड़हू तेल का यूज़ कर सकते हो। अभी तो इसका अड़हू तेल का एक अच्छा वो आता है पतंजलि का या कोई भी ब्रांड का, आप उसमें एक ड्रॉप फॉर्म में ले सकते हो, वो आता है, आप डायरेक्ट ड्रॉप से डाल सकते हो, ठीक है, 2 ड्रॉप्स, ठीक है, दोनों नेज़ल पैसेज में नस्य में नासा में डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके लाभ क्या होते हैं वो देखें तो चक्षु घ्राण और स्रोत जो होते हैं स्पष्ट नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो अच्छे रहेंगे हमेशा। हेडेक हो गया या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, वो नहीं होंगी, और इंद्रियां स्वच्छ होंगी और बलवान हो जाएंगी इंद्रियां, ठीक है। इस तरीके से इसके लाभ होते हैं। तो ये नस्य हो गया हमारा, ठीक है। हमने नस्य में सबसे पहले यही प्रतिमर्श नस्य ही देखा है, जिसमें हम नासा ही शीर्षोद्वारम वाला आप श्लोक डाल सकते हो, और वो औषधम वाला भी श्लोक जो ऊपर लिखा हुआ है आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। श्लोक प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि गलत प्रोनाउंस ना करूँ। आप लोग अपने हिसाब से उसको श्लोक को प्रोनाउंस कर सकते हो, मैंने लिखा ज़रूर है आपके लिए, ठीक है। आपको श्लोक से याद हो जाता है तो द बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। सो आप ये हो गया हमारा नस्य, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम गंडूस। अब गंडूस क्या होता है, मुख में गंडूस द्रव्य भरकर उसका संचारण ना किया जाए, मतलब कोई भी इसमें मोशन ना किया जाए, उसको जस्ट स्थिर रखा जाए, इतना भर लिया जाता है कि उसको मतलब मूवमेंट उसका कुछ नहीं करेंगे, उसको बस रखेंगे उसमें माउथ में, तो उसको बोलते हैं हम गंडूस, ठीक है। गंडूस के लिए द्रव्य जो होता है लिक्विड और ऑयल कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए गंडूस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, भाग्यवत जी ने 4 बताए हैं, स्निग्ध, समन, रोपण और शोधन। स्निग्ध जो होता है वो वातहर होता है, समन जो होता है पित्तहर, रोपण व्रणहर होता है, अल्सर वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ होती है उसमें, और शोधन कफहर होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके 4 टाइप होते हैं। फिर आते हैं इसका काल क्या होता है। सबसे पहले तो आयु इसके लिए जो रहती है 5 वर्ष से मृत्यु तक, मतलब जो बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है उससे मृत्यु तक हमेशा लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मुख कफ से परिपूर्ण हो, कब तक मतलब उसका यूज़ करना चाहिए, तो देखो मुख में मतलब एकदम सलाइवेशन आ जाना चाहिए, मतलब मुख में कफ से परिपूर्ण हो जाए, मुख नासिका व नेत्र से जल का स्राव होने लगे एवं दोषों का नाश होने लगे, तब गंडूस धारण करना चाहिए, ठीक है। तब तक मतलब गंडूस धारण करना चाहिए। तो फिर उसके ये पूछा जाता है कि कब तक मतलब गंडूस धारण करना चाहिए, कब जानेंगे कि सम्यक काल एक तरीके से उसका क्या होता है। तो जब एक तरीके से अश्रु आने लगते हैं और इस तरीके का कफ का जो स्राव है वो होने लगता है, तब हम समझ जाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद इसके लाभ क्या होता है, तो स्वर में बल आता है, ठीक है। रसों का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, टेस्ट हमारा मतलब टेस्ट जो सेंसेशन एक तरीके से हमको फील होता है वो बहुत टेस्ट वर्ड जो होते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। मुख और कंठ की शुष्कता, कंठ में जो होती है शुष्कता नहीं होती है, मतलब ड्राइनेस नहीं होती है। दंत मूल दृढ़ हो जाते हैं, दांतों में क्षय, शूल एवं हर्ष का नाश हो जाता है। इस प्रकार से गंडूस के हमने देखा, ठीक है। अब आते हैं हम कवल। कवल क्या होता है, तो औसत द्रव्य को मुख में धारण कर उसका संचारण करने की क्रिया को कवल कहते हैं। अब इसको मूवमेंट करते हैं गार्गल जैसा, ठीक है। इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कवल के लिए कौन सी औसत द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कल्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। कल्क यूज़ कर सकते हैं। कवल के प्रकार एवं लाभ गंडूस के समान ही होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर आते हैं हम तांबुल सेवन। तांबुल मतलब क्या होता है, पान का सेवन जो होता है,
अब आते हैं हम तांबुल पर। तांबुल क्या होता है, मतलब पान खाना, ठीक है। तो कपूर, जायफल, शीतल चीनी जो होता है, और लवंग, लौंग जिसको बोलते हैं, लता, कस्तूरी, चूना और सुपारी के साथ वो होता है तांबुल का सेवन कल्याणकारी होता है। इससे क्या लाभ होते हैं, तो पान खाने से मुख में निर्मलता आती है व सुगंधी, कांति, सुंदरता आती है, ठीक है। गले की जो भी व्याधियाँ होती हैं वो नाश हो जाता है उनका। अब इसका काल क्या होता है, तो कब खाना चाहिए, तो सोकर उठने, भोजन, स्नान, वमन के पश्चात तांबुल का सेवन हितकर होता है। इसके लिए निषेध क्या बताया गया है, तो रक्त पित्त के जो मतलब हेमरेज वाले जो पेशेंट होंगे, या रुक्ष या दुर्बल या मुख शोष जिनको होगा, उन व्यक्तियों के लिए हितकर नहीं होता है, उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं धूमपान, ठीक है। तो धूमपान क्या होता है, अब श्वास, देखो ये धूम्रपान नहीं है, धूमपान होता है, मतलब मेडिकेटेड जो स्मोकिंग होती है उसको बोलते हैं। ये श्वास क्रिया के साथ धूम को अंदर लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को धूमपान कहते हैं। इस क्रिया में धूम का पान किया जाता है, इसीलिए इसको धूमपान कहते हैं। अब इसके टाइप्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स का होता है। प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक और काश जो होता है काशग्न, वामक और व्रण धूमपान, ठीक है। अब प्रायोगिक धूमपान की जो लंबाई होती है उसको वो कितनी बताइए, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए आप थोड़ा इस ट्रिक से आप ध्यान रखना। चवासू करके, चवासू से चरक जी ने 36 बताई है, भाग्यवत जी ने 40 जो रहेगा, मतलब 36, 40 एंड 48, 36, 40, 48, इस तरीके से आप करके रखोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। इस तरीके से उन्हें धूम्र नेत्र की लंबाई बताई है। अब आते हैं इसकी जो बनाने की विधि होती है या निर्माण विधि जो होती है वो कैसी होती है, तो सबसे पहले तो धूमबत्ती निर्माण के लिए औषधियों का कल्क बनाकर सरकंडे, मतलब जो स्टिक टाइप की होती है, उसके ऊपर यव के आकार में लपेट कर अंगुष्ठ के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनाई जाती है। इसे छाया में, मतलब ठंडी उसमें छाया में सुखा लेते हैं, शुष्क कर बीच से सरकंडा निकाल दिया जाता है। वर्ती को स्नेह से आर्द्र कर धूम नेत्र में रख व अग्नि से जलाकर धूम का सेवन किया जाता है। इसके करने की क्या विधि होती है, इसकी आप ये ज़रूर याद रखना, ये कितनी मोटी होती है धूमबत्ती, तो 8 अंगुल, ठीक है। फिर ये आपके पूरे, ये तो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से धूमबत्ती निर्माण कैसे करते हैं। उसके बाद आता है विधि, इसको किस तरीके से किया जाता है, तो सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्न चित्त होकर शरीर को सीधा करके दृष्टि को नीचे कर और आलस्य रहित होकर अग्रभाग में स्नेह लिप्त एवं प्रज्वलित धूमबत्ती को जो वर्ती होती है उसको नेत्र स्त्रोत में स्थापित कर धूमपान करना चाहिए। अब धूमपान प्रथम मुख से तत्पश्चात नासिका से करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तथा नासिका द्वारा पान किए धूम को मुख से ही बाहर निकालना चाहिए, और मुख से लिए गए जो धूम है उसको नासिका द्वारा बाहर नहीं निकाला, उसको मुख से ही वापस निकालेंगे। क्योंकि हाँ, ये ध्यान रखना, आप पूछा जा सकता है क्यों ऐसा करते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर हम मुख से अगर लिया है और हम उसको मतलब नासिका से निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे प्रतिलोम हुए धूम के कारण दृष्टि का नाश हो सकता है, इसलिए उसमें प्रतिलोम गति हो जाएगी ना, उससे दृष्टि का नाश हो जाएगा। ये आपको चीज़ें जो है वो आप ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं काल। तो काल क्या है, स्नान, इसका धूमपान का काल क्या होता है, तो 8 काल बताए चरक जी ने। उनका कौन कौन सा है, स्नान के पश्चात, भोजन ग्रहण के पश्चात, वमन के पश्चात, छींक आने के पश्चात, दातून के पश्चात, नस्य के पश्चात, अंजन के पश्चात, निद्रा से उठने के पश्चात। इस तरीके से आप काल, मतलब इस काल में आप धूमपान कर सकते हैं। प्रायोगिक धूमपान को एक बार में 3 घूंट पीना चाहिए और यह प्रक्रिया 3 बार दोहरानी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से उन्होंने प्रोसेस बताई। अब इससे लाभ क्या होते हैं, तो लाभ इसका सिर का भारीपन हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, सिरासूल, मुख से कफ का स्राव होना और खलित, मतलब कोई भी एलोपेशिया वगैरह की कंडीशन होती है तो वो हो जाएगा। केश पान मतलब हेयर फॉल होगा वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। देन गर्भिणी स्त्री और विरेचन व वस्ती के बाद, इन सब में जो होता है ये आरोग्य रहेंगे, मतलब इस गर्भिणी स्त्री और विरेचन व वस्ती के बाद नहीं देना चाहिए, ये आरोग्य रहेंगे। बाकी ये सब जो ऊपर रहेंगे वो लाभ रहता है, ठीक है, ये सब ठीक हो
जाती हैं इससे व्याधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अभ्यंग, मतलब तेल मालिश करना, मसाज करना बॉडी को। ठीक है, तो अभ्यंग नित्य करना चाहिए। यह वृद्धावस्था, थकावट और वातज विकारों को नष्ट करता है। इसमें क्या होगा, मतलब कोई भी जो ओल्ड एज जो रहता है उसको कम करेगा, अपना श्रम या थकावट जो होती है उसको कम करता है, वातज जो वात से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगे उसको नष्ट करेगा, नेत्र ज्योति को निर्मल बनाएगा। ठीक है, मतलब हमारे जो विज़न है उसको अच्छा करेगा, और शरीर को पुष्ट आयु को बढ़ाने वाला होगा, निद्रा लाने वाला होगा, त्वचा के सौंदर्य को स्थिर करने वाला होगा, और क्या होगा, तथा शरीर को मजबूत बनाने वाला होगा, स्ट्रॉन्ग करेगा हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को। ठीक है, अभ्यंग का विशेष स्थान कौन कौन सा बताया, तो ये तो भाग्यवत जी ने ही बताया है, सिर पर, कान पर और पैर के तलुओं पर। सिर पर क्या है, तो सिर पर तेल लगाना केशों के लिए हितकर होता है, और कपालस्थियों एवं इंद्रियों को तृप्ति करने वाला होता है। ठीक है, तृप्ति कर। फिर आते हैं कान पर, तो ईयर में तेल लगाने से क्या होता है, जो हनुशूल होगा, मान्य स्तंभ होगा, शिराशूल होगा, और कर्णशूल नष्ट होंगे। ठीक है, पैर पर क्या होता है, पैरों पर अभ्यंग करने से पैरों में मजबूती आती है, अच्छी निद्रा और नेत्र की ज्योति बढ़ती है, पाद्य शून्यता होगा। ठीक है, कोई मतलब पंचर जैसी वो परेशानी, मतलब एक्यूपंचर सॉरी बोलें कुछ, मतलब इस तरीके से पेन वगैरह होगा, या शून्य पड़ते हैं ना एक तरीके से पेन, जो कोई सेंसेशन टाइप्स फील नहीं होता है कभी कभी पैर में, या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, उस टाइम में अगर मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उससे ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, स्पर्श का ज्ञान जो होगा उसका अभाव हो गया, थकावट और जकड़ाहट, सिकुड़न, जो स्फुटन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब नष्ट होती हैं। फिर आते हैं अभ्यंग के लिए स्नेह का चयन कौन सा करना चाहिए, तो ये प्रकृति के अनुसार बताया गया है। जैसे वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति होंगे उनके लिए बादाम या तिल का तेल जो होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, पित्त प्रकृति वालों के लिए घी या फिर नारियल का तेल अच्छा रहेगा, कफ प्रकृति वालों के लिए सरसों का तेल होगा। इसका समय कौन सा होना चाहिए, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। शरीर के एक अंग में अभ्यंग का समय 5 मिनट होता है, तो पूरे शरीर के लिए कितना 30 मिनट अप्रॉक्स तो हमको टाइम देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो रहेगा, हम उर्दू इसके टाइप के ही हैं मसाज के, वो अलग अलग टाइप्स के हैं वो देखते हैं। ठीक है।